शुरू करते हैं कंपनी लॉ का पोर्शन, चैप्टर 1 यूनिट 3, वो एरिया जहाँ से आईकैप सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस निकालता है इस चैप्टर में से। और अक्सर देखा गया है कि ये वाला एरिया बच्चे काफ़ी ज़्यादा इजी ले लेते हैं, जो कि इतना इजी है नहीं। और ये पूरा वीक, शायद फ्राइडे के अलावा 4 दिन हम इस एरिया के ऊपर तफसीलन बात करेंगे। और अगर आपने कहा सर फ्राइडे भी लगवा दें तो फ्राइडे भी लगा लेंगे इसी एरिया के ऊपर। कंपनी लॉ बेसिकली ऑडिटर की अपॉइंटमेंट 3 तरह के फ्रेमवर्क्स के हवाले है। पहला ये फ्रेमवर्क है कंपनीज एक्ट। लॉ ने अगर कह दिया कि भाई ये ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता तो फिर नहीं हो सकता। अगर लॉ कह दे कि भाई हाँ इसको अपॉइंट कर लो तो फिर आता है सेकंड फ्रेमवर्क। कौन सा भला? कौन सा? आईसा, ISS। वो अपनी लिस्ट आपको देंगे और उसके मुताबिक आपने एवेलुएट करना है कि क्या हम अपॉइंट हो सकते हैं या नहीं। और उसी के चलते एक और फ्रेमवर्क आपके सामने आएगा, कोड ऑफ एथिक्स। उसके मुताबिक भी हमने देखना है कि क्या हम अपॉइंट होने के काबिल हैं या नहीं। तो 3 तरह के फ्रेमवर्क्स हैं जो कि आपकी अपॉइंटमेंट का फैसला करते हैं। बट अगर शुरू में इसी ने मना कर दिया तो फिर आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं। कंपनीज एक्ट क्या क्या बातें करता है? सेक्शन 246 के अंदर सबसे पहले वो आपसे ये कहता है कि डिसाइड करो कि क्या आप कंपनी के पहले ऑडिटर हो, कंपनी के पहले ऑडिटर हो, क्या पहले ऑडिटर के अलावा सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, 67th हो, 78th हो, 102 सब्सिक्वेंट ऑडिटर हो, या आप कैजुअल वैकेंसी के तहत आए हो। ये 3 लफ्ज़ हैं, फर्स्ट ऑडिटर, सब्सिक्वेंट ऑडिटर और तीसरा कौन सा है? कैजुअल वैकेंसी। फर्स्ट ऑडिटर से क्या मुराद है? जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, कंपनी मार्ज़े वजूद में आई है, कंपनी ने विद इन 90 डेज ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन टाइम अपना पहला ऑडिटर अपॉइंट कर लेना है। और कौन करेगा अपॉइंट? कंपनी के डायरेक्टर्स। और ये ऑडिटर कब तक रहेगा? टिल द फर्स्ट AGM। ये तो रूल है कि AGM के ऊपर ही ऑडिटर जाएगा भी और आएगा भी। तो हर एक का जो टर्म ऑफ ऑफिस है वो उसकी रेलेवेंट AGM ही होगी हमेशा। तो पहला ऑडिटर कौन लेकर आएगा? कंपनी के डायरेक्टर्स इन 90 डेज ऑफ, और कब तक रहेगा? टिल द फर्स्ट AGM। आसान सी बात है, ठीक। सब्सिक्वेंट, अगर एक AGM के ऊपर एक जा रहा है तो उसी AGM के ऊपर दूसरा आ भी रहा होगा, तो इसकी टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट क्या है? AGM। ये कौन लेकर आएगा? मेंबर्स। मगर किसकी रिकमेंडेशन पे? BOD स्टैंड्स फॉर बोर्ड ऑफ। इसके आगे ना हल्का सा लगा लें एक स्टेरिक। क्यों लगवाया बाद में बताऊंगा, फिलहाल लगा लें छोटा सा एक स्टेरिक, एक स्टार लगा लें। और ये कब तक रहेगा भाई? टिल द नेक्स्ट AGM। ये 2 बातें आसान थी, समझ आती हैं? फिर क्या लिखा हुआ है? कैजुअल वैकेंसी। ये कैजुअल वैकेंसी क्या होती है? क्या हो जाए? सीधा ही मार दिया बेचारे को। ऑडिटर की डेथ हो जाए, ऑडिटर रिज़ाइन कर, ऑडिटर चलते ऑडिट में डिस्क्वालीफाई हो जाए,
कोई भी ऐसी रीज़न जिसकी वजह से वो वहाँ पे काम करने के काबिल ना रहे, कोई भी ऐसी रीज़न जिसकी वजह से वो वहाँ पे काम करने के काबिल ना रहे, तो उस केस में क्या क्रिएट हो जाती है? कैजुअल वैकेंसी। ये भी रिसेंटली इलेक्शंस होके हटे, उनका नाम क्या था? नहीं, उसके बाद क्या होते हैं? ज़िमनी। ये ज़िमनी क्या होते हैं? ज़िमनी इलेक्शन, ज़िमनी इंतखाबात। ज़िमनी, जब आप एक से ज़्यादा सीटों पे अपॉइंट हो जाओ तो आपको बाकी सीटों को छोड़ना पड़ता है। तो यही तो है कि आप अपनी सीट छोड़ के जा रहे हैं और उस सीट के ऊपर अब कोई और भाई आके बैठेगा और वो भाई इन 30 डेज ऑफ सच वैकेंसी आ जाना चाहिए। और कौन लेकर आएगा? और वो कब तक रहेगा? अगली एजीएम तक। ये सारा बॉक्स क्लियर है? 1 2 3 4 क्लियर है बातें? कोई सवाल यहाँ तक? एक बहुत मज़े का रूल ये कहता है कि अगर ये 3 चीज़ें अपने टाइम पे ना हो, अगर ये तीनों चीज़ें अपने टाइम पे ना हो तो अगला ऑडिटर कौन लेकर आएगा? अगर पहला अपने टाइम पे अपॉइंट ना हो, टाइम क्या है? 90 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अगर सब्सिक्वेंट एजीएम पे ना आए और कैजुअल वैकेंसी को अगर आप 30 दिनों में फुलफिल नहीं करते तो उस केस में ऑडिटर कौन लेकर आएगा? एक प्यारा सा एससीसीपी। तो ये और ये इसी के साथ आपने जोड़ के पढ़ लिया दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। यहाँ तक क्लियर है? पक्की बात है? ओके सर, एक और रूल भी सुन लें। जो कोई ऑडिटर को अपॉइंट कर रहा है वही उसके पैसे भी डिसाइड करेगा। Whosoever is the appointing authority will also decide its remuneration। तो अगर डायरेक्टर्स लेकर आ रहे हो तो कौन चूज करेगा? अगर एसएससी पे लेकर आ रहा है तो, और उनके अलावा कौन लेकर आएंगे? मेंबर्स। तो उसको भी कौन तय करेंगे? मेंबर्स ही तय कर रहे होंगे। ये फुल नीचे नहीं है, अदरवाइज़ यहाँ पे आखिरी लाइन आपको नज़र आ रही होती, अलबत्ता किताब में आपको नज़र आ रही होगी। यहाँ तक कोई मसला, कोई परेशानी? सर यहाँ पर इनको लिखा है ऑल अदर केसेस, तो इसके अलावा बचते ही मेंबर्स हैं। और कोई होता ही नहीं है, नहीं, बचते ही मेंबर्स हैं। यहाँ तक क्लियर है? पक्की बात? ओके, अब आते हैं ज़रा इस टेढ़े पॉइंट की तरफ। ऑडिटर्स अपॉइंटेड आर अनविलिंग टू एक्ट। ये क्या कहना चाह रहा है? ऑडिटर काम नहीं करना चाह रहा, मगर क्यों नहीं करना चाह रहा? वो स्कोप लिमिटेशन नाम में एक बड़ा औखा वर्ड किसने बोला है? किसने बोला है? आपने बोला? आपने बोला है? क्यों बच्चों की जान लोगे? स्कोप लिमिटेशन यानी कि उसके कामों को तंग कर दिया गया, वो जो चाह रहा है उसको अचीव नहीं किया जा रहा। आपने बचपन में मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पढ़ी थी, वो क्या क्या थी? फाइनेंशियल बनाना, ऑडिटर को एक्सेस प्रोवाइड करना, उसके लिए कंट्रोल्स डेवलप करना, उसको जो जो इन्फॉर्मेशन डिमांड कर रहा है वो सारी बातें बताना। तो अगर मैनेजमेंट अपने कामों को सही से ना करे, अगर वो उसको एक्सेस प्रोवाइड ना करे, उसको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड ना करे, तो उस केस में क्या वो बेचारा ऑडिटर वहाँ पे काम कर सकता है? नहीं। तो इसलिए कहते हैं कि अगर अपॉइंटेड ऑडिटर्स के ऊपर अरसा हयात तंग कर दिया गया है कि वो काम करने के लायक ही उनको नहीं छोड़ा जा रहा, उनको इतना तंग किया जा रहा है कि भाई अब वो वहाँ से बेजार हो चुका है, वो उसको छोड़ना चाहता है, तो उस केस में वो छोड़ देगा और जाके किसको बताएगा? तो अगला ऑडिटर कौन लेकर आएगा? एसएससी लेकर आएगा। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि भाई मुझे बताओ
ऐसे 4 केसेस जहाँ पे ऑडिटर एसएससीपी लेकर आएगा, तो क्या आप 1 2 3 4 बातें बता पाएंगे? 3 बातें यहाँ से उठाई और चौथी बात कौन सी है? ऑडिटर्स अपॉइंटेड आर अनविलिंग टू एक्ट। एसएससीपी को बता दिया। अब उसके बाद वो जाएगा अपनी फर्म के पास और फर्म के एचआर को बताएगा, और उसके बाद जितने भी रेगुलेटरी और बॉडीज़ हैं जहाँ जहाँ आप उसको बताना चाहिए वहाँ भी बताएगा, इंक्लूडिंग ICAP। यहाँ तक क्लियर हो गया? नाउ कम्स दिस पॉइंट। रूल क्या था? रूल ये था कि एक ऑडिटर AGM पे आएगा और AGM पे ही जाएगा। मगर क्या हम एक ऑडिटर को AGM से पहले रिमूव कर सकते हैं? कर सकते हैं। कैसे? बाय स्पेशल। कौन पास करेगा? मेंबर्स पास करेंगे। क्यों? ऐसा क्यों होगा? क्यों एक चलते हुए ऑडिट से मैनेजमेंट ये चाहेगी कि उस ऑडिटर को निकाल दिया जाए? चलते ऑडिट से निकाला जा रहा है, निकाला जा रहा है। डिस्क्वालीफाई अगर होगा तो वो जाएगा कैजुअल वैकेंसी के अंदर, मगर यहाँ पे वो काम करना चाहता है, वो काम कर रहा है, मगर उसको निकाला जा रहा है। ऐसा क्यों? क्यों? जब वो उनके फ्रॉड पकड़ने के करीब करीब होगा मैनेजमेंट के, तो वहाँ पे डायरेक्टर्स अपने कुछ मेंबर्स को धमकाएंगे, उनको लेंगे इन कॉन्फिडेंस और उनसे क्या पास करवाएंगे? स्पेशल रेजोल्यूशन। इस केस में क्या होता है कि जो अगला ऑडिटर है वो कौन लाएगा? नहीं, कंपनी ही लेकर आएगी, मगर किसकी अप्रूवल पे? एसएससीपी की अप्रूवल पे लेकर आएगी। तो इस लाइन में और इन चारों बातों में क्या डिफरेंस हुआ? इन 4 बस में क्या फ़र्क है? यहाँ पे तो वो खुद पकड़ के अपॉइंट कर रहे हैं, मगर यहाँ पे अपॉइंट कौन कर रहा है और वो क्या कर रहे हैं? सिर्फ अप्रूवल दे रहे हैं। ये पूरी स्लाइड एक दफ़ा तसल्ली से पढ़ लें और मुझे बताइए इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस एरिया। अप्रूवल होगी, वो पूछेंगे नहीं कि आपने पिछला ऑडिटर क्यों? पूछेंगे, पूछेंगे। तभी तो वो कह रहे हैं कि आप चूज़ कर लें, अप्रूव हम करेंगे। पहले उससे पूछेंगे कि तुम्हें क्या क्या मसले आए थे, क्योंकि हो सकता है कि जो अगला बंदा लेकर आए ये इतना ज़्यादा इंडिपेंडेंट ना हो, तो उसका चेक एंड बैलेंस ये लोग करेंगे। इसीलिए जी एक दफ़ा पूरी स्लाइड तसल्ली से घुमा लें और मुझे बताएं इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस एरिया। कोई इतनी मुश्किल बात वैसे है नहीं। जी सर, आपने कहा जब वो फ्रॉड के करीब होगा तब उसे रिमूव कर देंगे, तो मेंबर्स तो इसीलिए उसे अपॉइंट करते हैं कि वो ऐसे ही है। मगर क्या डायरेक्टर्स खुद भी मेंबर्स होते हैं? समझ गए? तो उनके पास वो ताकत होती है टू पास अ रेजोल्यूशन। रीज़न कैन बी एनीवन, कोई भी हो सकती है। फ्रॉड बड़ी बात हो गई। ऑडिटर बहुत तंग कर रहा है मैनेजमेंट को, नाक में दम किया हुआ है, उसने अपनी कॉस्ट बढ़ा ली है। वो मैनेजमेंट से कहता है कि जनाब 24 घंटे यहाँ पे मेरे साथ मौजूद रहो। तो किसी भी केस में अगर वो तंग आके उसको निकालना चाह रहे हैं तो एसआर, और अगर वो खुद छोड़ के जाना चाह रहा है तो नीचे अपॉइंटेड बट नॉट विलिंग टू एक्ट। नहीं, अगर वो कॉम्पिटेंट नहीं है तो वो फिर खुद छोड़ के जाएगा, तो फिर उसको मैनेजमेंट निकाल सकती है। हो सकता है, हो सकता है। जी इस पूरी स्लाइड से कोई मसला, कोई परेशानी? यस यस, वो पूरी जाके रिपोर्ट देगा कि भाई मुझे निकाला गया है, ये रीजंस हैं, ये मेरी फाइंडिंग्स थी, अब इन्होंने चूज़ करना है अगला बंदा, मगर अप्रूव कौन करेगा? आप लोग करेंगे, देख के करना अप्रूव। तो फिर वो जो नया आएगा सर वो किसी बात से पूछेगा ना कि आपने एग्जैक्टली, वो राब्ते में रहेगा विद द प्रीडिसेसर ऑडिटर। जी यस, आगे आ रहा है वो पॉइंट। यहाँ तक क्लियर है?
फायदा क्या होगा निकालने? किनको? उनको फ़ायदा है, फ़ायदा। जो नया बंदा आ रहा है, जो नया बंदा आएगा वो उनके मातहत होगा। वो जो अगला बंदा लेकर आएंगे वो इतना ज़्यादा कॉम्पिटेंट नहीं होगा या वो इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं होगा। वो अब सोच के लाएंगे कि किसी ऐसे बंदे को लेकर आएँ जो कि हमसे थोड़ा सा दब के रहे, तो उसको भी निकाल देंगे, फिर कोई नया आएगा। एंड के ऊपर तब के एसएससी भी कहेगा भाई इधर आओ, मैं तुम्हारी ज़रा इंक्वायरी पहले खोल दूँ जी। 1 2 3 4 चारों बातें क्लियर है? कॉल है, मैसेज, अच्छा जी। आगे चलते हैं। मैंने आपको पीछे एक जगह में स्टार लगवाया था, क्या लगवाया था? मेंबर्स ऑन रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड। अभी होता कैसे है? हमने कहा एजीएम पे आएगा और एजीएम पे ही जाएगा। तो अगर मेंबर या मेंबर्स ने मिल के एक नया ऑडिटर अपॉइंट करना है, पिछले वाले को रिमूव करके एक नया वाला बंदा लेके आना है, तो वो कंपनी को क्या देंगे? नोटिस। और वो नोटिस देंगे एटलीस्ट 7 डेज बिफोर द एजीएम। मगर क्या हर मेंबर दे सकता है? नहीं। जिसके पास कम से कम कितनी शेयर होल्डिंग हो? 10% की शेयर होल्डिंग हो और उसने नए आने वालों से क्या लिया हो? कॉन्सेंट लिया हो। कॉन्सेंट किसे कहते हैं? इजाज़त ली हो या उनसे रजामंदी हासिल की हो। तो ये ब्रैकेट में ऐसा क्यों है? सिंगल मेंबर हैविंग 10% शेयर होल्डिंग या उससे ज़्यादा, या अगर सिंगल के पास नहीं है तो मिल के आपको कम से कम कितनी शेयर होल्डिंग पूरी करनी है? 10% की शेयर होल्डिंग पूरी करनी है। तो क्या ये लोग प्रपोज करेंगे या कहेंगे कि भाई इसको रख लो, यही आएगा? प्रपोज करेंगे। प्रपोज किसे कहते हैं? सजेस्ट करेंगे कि भाई ये हम लोग नाम दे रहे हैं, एजीएम के ऊपर इलेक्शन करवा के फैसला कर लेना, जो जीतेगा अपॉइंट हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है? जैसे ही ये कंपनी को नोटिस आता है एटलीस्ट 7 डेज बिफोर एजीएम, तो कंपनी ने फ़ौरन से 2 काम करने हैं। पहला काम, रिटायरिंग ऑडिटर को बता देना है कि भाई तुम्हारी जॉब अब ख़तरे में है, तुम तैयारी पकड़ लो, अपना बोरिया बिस्तरा पैक कर लो। दूसरा, वेबसाइट पे डाल देगा। वेबसाइट पे क्या कर देगा? पोस्ट कर देगा कि भाई अब हम लोग एजीएम के ऊपर नया ऑडिटर अपॉइंट करने के मोड में आ चुके हैं। मगर ये वेबसाइट पे क्यों पोस्ट करेगा? इसकी क्या ज़रूरत पड़ी वेबसाइट पे पोस्ट करने की? पब्लिक को बताने के लिए, बाकी मेंबर्स को, बाकी शेयर होल्डर्स को इंटीमेट करने के लिए, बाकी स्टेक होल्डर्स को बताने के लिए। अच्छा, रिटायरिंग ऑडिटर ये कौन सा भला? जो छोड़ के जा रहा है, उसको एक मौका देते हैं। उसको एक मौका ये दे दिया कि भाई तुम क्या पास करो, एक रिप्रेजेंटेशन, इसका नाम होता है मुझे क्यों निकाला, जिसमें वो अपने पूरे साल की रुदात बयान करता है कि उसके साथ क्या हुआ, क्या बुराइयां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, मैनेजमेंट कैसी है, क्या क्या होता गया उसके साथ। और ये इसने कंपनी को जमा करवानी होती है एटलीस्ट 2 डेज बिफोर एजीएम। और उस एजीएम पे इसका ये राइट है कि वो उसको अटेंड भी करे और वो रिप्रेजेंटेशन लेटर पढ़ के बाआवाज़ बुलंद सुनाया जाए, बाआवाज़ बुलंद सुनाया जाए। अगर आप कोई नया ऑडिटर अपॉइंट कर रहे हैं, किसी को रिमूव कर रहे हैं या कोई कैजुअल वैकेंसी अराइज हो रही है, तो रजिस्ट्रार भाई को विद इन 14 डेज़ आपने हमेशा इन्फॉर्म करते रहना, अपॉइंटमेंट के टाइम पे भी, रिमूवल के टाइम पे भी। और ये सारी बातें एक दफ़ा रीड कर लें और मुझे बताइए अगेन एनी क्वेश्चन। ये स्लाइड भी और ये स्लाइड भी बुक आपके पास है, 7 मिनट में आपको दे रहा हूँ जी।
14 दिन के अंदर अंदर या 14 दिन के से पहले? सर वो कह रहा है कंपनी शैल इंटीमेट द रजिस्ट्रार विद इन 14 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट। आपने जब अपॉइंट कर लिया उसके 14 दिनों के अंदर अंदर आपने बता देना। एक दफ़ा तसल्ली से रीड कर लें, बुक आपके पास है, आराम से टाइम ले लें, इसको रीड करें और मुझे बताएं कोई सवाल, कोई मसला, कोई परेशानी। यहाँ से आई कैप क्रैमिंग बेस्ड सवाल निकालता है। 3-4 दफ़ा तो उसने ये सारी बातें पूछी हैं, कभी 5 नंबर के लिए, कभी 8 नंबर के लिए, कभी 6 नंबर के लिए। तो दिस इज़ वन ऑफ आवर टेस्टेबल एरिया। You have time. Think on it. बुक में ये सारी बातें एक ही पेज पे लिखी आ रही होंगी आपके पास, जो इसका फर्स्ट पेज है लिखी हुई है। जल्दी से इसको देख लें फटाफट से। ऐसे ऐसे 210 आएगा यहाँ पे। मैंने यहाँ इसलिए नहीं बोला, मैंने कहा जब 210 आएगा ना तो वहाँ पे इस पॉइंट को लिंक करना था मैंने, बट आपने पहले कर लिया। गुड है। हाँ जी, कोई सवाल है यहाँ तक? पक्की बात है, चलें आगे। ले जनाब, आप थोड़ी सी टेक्निकल बातें कर लेते हैं। राइट्स ड्यूटीज़ को फ़िलहाल क्रॉस करते हुए आगे भागते हैं और बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन की। क्वालिफ़िकेशन ऑफ ऑडिटर्स। क्या किया? मैट्रिक किया उसने, इंटर किया उसने, एमकॉम किया उसने, सीए किया हो। क्या ज़रूरी कि सीए ही किया हो? सीए में भी हो सकता है लेकिन उसका बहुत लिमिटेड स्कोप है। सीए में भी हो सकता है मगर उसका स्कोप लिमिटेड है। हाँ जी, एनीवन कोई और अगर इसके ऊपर बगैर पढ़े रोशनी डालना चाहे कि क्वालिफ़िकेशन ऑफ ऑडिटर से क्या मुराद हो सकती है? इंडिपेंडेंट तो वो होगा ही होगा। स्पेसिफिक क्राइटेरिया जो होगा कि इतने ईयर का एक्सपीरियंस और ये स्पेसिफिक क्राइटेरिया कितना एक्सपीरियंस चाहिए, ये चाहिए। मज़े की बात है, ऐसी कोई बात नहीं है। देखें, कंपनियां होती हैं दो तरह की, एक पब्लिक और दूसरी, अब जो बता रहा हूँ ना उसको लिखते जाएं, आपके लिए ज़िंदगी आसान हो जाएगी। कंपनियां होती हैं दो तरह की, एक पब्लिक और दूसरी प्राइवेट। तमाम पब्लिक कंपनीज़ के लिए ज़रूरी है कि उनका ऑडिटर एक सीए वाला लड़का हो, नहीं, सीए वाला ऑडिटर हो। तमाम पब्लिक कंपनीज़ के लिए मैंडेटरी है कि जो उनका ऑडिट करेगा वो फर्म क्या होनी चाहिए? सीए वाली फर्म होनी चाहिए। और अगर वो इंडिविजुअल है तो उसके पास एक प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए इशूड फ्रॉम द रेलेवेंट बॉडी। और हमारे केस में रेलेवेंट बॉडी कौन सी है? आईकैप। तो पब्लिक कंपनीज के लिए ऑडिटर शुड बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हैविंग अ वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस फ्रॉम
आई कैप। फिलहाल यहाँ तक लिख लें, उर्दू में लिख लीजिएगा ताकि आपको रिवाइज करते हुए कोई परेशानी ना हो। लिख लिए? अच्छा, पब्लिक का तो सारा इन्होंने करना है, तो पीछे कौन बच गया? प्राइवेट बच गई। जब प्राइवेट की बात आती है ना, तो इन्होंने कहा सबसे पहले वो प्राइवेट कंपनियां जो कि पब्लिक के अंडर आती हैं। क्या मतलब है इस चीज़ का? जो कि पब्लिक की कौन है? सब्सिडरीज हैं। उनका ऑडिट कौन करेगा? सीए वाला ऑडिटर। कौन करेगा? सीए वाला ऑडिटर। तो हर वो प्राइवेट कंपनी जो कि सब्सिडरी है किसकी? पब्लिक कंपनी की, उसका ऑडिटर भी कौन होगा? सीए वाला ऑडिटर। ये भी जरूरी है कि होल्डिंग कंपनी का जो ऑडिटर होगा सब्सिडरी का भी होगा। देखिए, होल्डिंग कंपनी का और सब्सिडरी कंपनी का ऑडिटर फ़र्क हो सकता है, सेम भी हो सकता है, फ़र्क भी हो सकता है। ISS 600 इस चीज़ के ऊपर रोशनी डालता है, मगर वो हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। क्या चीज़? हाँ जी, सेम जी। वो होल्डिंग वाला बनाता। तो हर वो प्राइवेट कंपनी जो कि सब्सिडरी है किसकी? पब्लिक कंपनी की, उसका ऑडिटर कौन होगा? सीए वाला ऑडिटर। अच्छा, अब कौन सी प्राइवेट बच गई है जो कि पब्लिक की सब्सिडरी नहीं है? इनको ख्याल आया अब क्या करें। इन्होंने कहा हर वो बची हुई प्राइवेट कंपनी जो कि पब्लिक की सब्सिडरी नहीं है, अगर उसका शेयर कैपिटल कम से कम कितना है, तो उसका भी ऑडिटर कौन बनेगा? सीए वाला ऑडिटर। तो ये तीन बातें हैं। हर पब्लिक कंपनी का ऑडिटर कौन होगा? सीए वाला। हर प्राइवेट जो कि पब्लिक की सब्सिडरी है उसका ऑडिटर कौन होगा? और हर वो प्राइवेट जो कि कम से कम 3 मिलियन का शेयर कैपिटल रखती है उसका ऑडिटर कौन होगा? सीए वाला। तो अब कौन सी बच गई प्राइवेट कंपनी? 3 मिलियन से नीचे वाली। उन्होंने कहा यार एक काम करो, तुम्हारे पास दो ऑप्शंस है, सीए भी है और सीएमए भी है। सीए का वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस कहाँ से लिया होगा और सीएमए ने कहाँ से लिया होगा? ICMAP से। तो फॉर कंपनीज अदर देन अबव, ऑडिटर शैल बी सीए और सीएमए हैविंग सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट्स और फर्म ऑफ सीएस या सीएमएस हैविंग सच क्राइटेरिया एज मे बी स्पेसिफाइड। यहां तक कोई सवाल? एनी क्वेश्चन टिल नाउ? पक्का? पक्की बात है। ये सीए फर्म को सीए फर्म कब कहेंगे? सारे पार्टनर्स नहीं, या सारे कहें या मेजॉरिटी कहें। एक बात बताएं, हाँ मेजॉरिटी। तो मेजॉरिटी को डिफाइन कैसे करेंगे? मोर देन 50%। मोर देन। तो अगर एक फर्म में 5 पार्टनर्स हों, 3 सीए वाले हों और एक एसीसी का हो और एक एमबीए का हो, तो क्या वो सीए फर्म कहलाएगी? क्यों? 3/5 कितना बनेगा? और अगर 2 बंदे हों तो फिर वो सीए फर्म नहीं कहलाएगी। तो अगर उसको सीए फर्म बनना है तो वो क्या क्या करे? एक पार्टनर को इन कर दे या किसी एक को निकाल दे। अगर एक पार्टनर को इन करेगी तो क्या होगा? पहले क्या है? 2/5। और अगर एक को मैं इन कर लूँ फिर क्या बनेगा? 3/5 या 6। तो क्या वो 50% को क्रॉस कर रही है? नहीं। अगर बहालत मजबूरी 50% भी हो जाए तो हम उसको फिर भी सीए फर्म मान लेंगे। तो आप ये लिख सकते हैं 50% या उससे ज़्यादा।
अंदर 50% सीए हो और बाकी जो 50% है वो भी सेम हो, जैसे सारे सीएमएज हो या सारे एसीसीएज तो उस केस में फिर आपको एक अदर सीए पार्टनर को इन करना पड़ेगा, चाहे बराए नाम ही कर दें, उसको बेशक साइलेंट बना दें मगर ले ज़रूर आए। और याद रखने वाली बात, ऑडिट कोई भी पार्टनर कर सकता है, चाहे वो एसीसीए वाला हो, चाहे वो एमबीए वाला हो, चाहे वो आईसीएमएपी वाला हो, चाहे वो सीए वाला हो, मगर रिपोर्ट पे साइनिंग अथॉरिटी किसके पास है? हमेशा सीए वाले पार्टनर के पास। अगर एक फर्म एसीसीए वाले बंदे को भेजती है कि जाओ अपनी टीम लेके जाओ और ऑडिट करके आओ, वो ऑडिट कर आएगा मगर आके अपना सारा काम रिव्यू करवाएगा किसको? उस सीए वाले पार्टनर को, और वही पार्टनर उसकी रिपोर्ट पे साइन करेगा। साइनिंग अथॉरिटी किनको दी गई है? सीए वाले पार्टनर्स को दी गई है। ये मैं सीए वाला या सीए वाले इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, ये एक स्लैंग बन चुका है आजकल। सीए वाली मासी, सीए वाला चपड़ासी, सीए वाली फुफ्फो, सीए वाला लड़का, सीए वाली बहन, सीए वाली जोया, पता नहीं कौन कौन से हैं। हाँ, इनफ सीए। तो ये गेम समझ आइए। इस गेम से कोई सवाल? एनी क्वेश्चन? क्वालिफाइड फर्म होती है कि इंडिविजुअल चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है? देखें, जितने भी रूल्स हैं ना वो अप्लाई होंगे उस पार्टनर के ऊपर। वो पार्टनर शुड बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। उसके अंडर जितनी भी टीम काम कर रही है उसमें कौन कौन होंगे? जूनियर्स, सेमी सीनियर्स, सीनियर्स, और नॉर्मली वो बच्चे होते हैं जो कि आर्टिकल्स के लिए गए होते हैं, तो उनके ऊपर कोई भी प्रोविज़न ये वाली अप्लाई नहीं होगी। ये सारी बातें अप्लाई करनी किस पे है? ना 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 ना, अप्लाई किस पे करनी है? पार्टनर पे करनी है। किस पे करनी है? पार्टनर पे करनी है। क्योंकि ऑडिटर कैन बी अ सिंगल पर्सन और इट कैन बी इन अ फॉर्म ऑफ अ फर्म। तो इधर इट शुड बी अ सीए फर्म और इट शुड बी अ सीए पार्टनर। यहाँ तक क्लियर है? एनी क्वेश्चन टिल नाउ? सर अगर एक सीए हो, एक सीए हो, एक पार्टनर है, बाकी सारे नॉन सीए हैं। नॉन सीए हैं। फर्म के नाम से फिर से कितने नॉन सीए हैं? सर 5, 6, 7। अब अगर एक सीए पार्टनर है और लेट्स सपोज 6 नॉन सीए पार्टनर्स हैं, तो वो फर्म तो सीए फर्म कहलाने वाली नहीं है। हाँ, इंडिविजुअली वो कर सकता, क्योंकि लिखा क्या हुआ है? इट शैल बी अ सीए विद अ सर्टिफिकेट और फर्म ऑफ सीएस। तो इंडिविजुअल कर सकता। यहाँ तक ओके? आए ज़रा डिस्क्वालिफिकेशंस के ऊपर। ये 4 बातें आज कर लेते हैं, बाकी बातें कल कर लेंगे। अच्छा, ए बी सी के बाद क्या आता है? ए बी सी के बाद क्या आता है? डी, ई और ए बी सी नहीं आती? ए बी सी के बाद क्या आता है? डी, ई, एफ। ये लिख लें, डी, ई, एफ। डी, ई और एफ। डी बोले तो डायरेक्टर, ई बोले तो, और एफ बोले तो ऑफिसर। D is, E is and F is other officer। पहला रूल, कोई भी, उर्दू में लिख लेते हैं, कोई भी मौजूदा डायरेक्टर, कोई भी मौजूदा डायरेक्टर, मौजूदा ऑफिसर या मौजूदा एम्प्लॉय कोई भी मौजूदा डायरेक्टर, मौजूदा ऑफिसर या मौजूदा एम्प्लॉय अपनी ही कंपनी का ऑडिट परफॉर्म नहीं कर सकता।
या इसको ऐसे कर लें, अपनी ही मौजूदा कंपनी का ऑडिट परफॉर्म नहीं कर सकता। तो 2 दफ़ा मैंने आपको मौजूदा लिखवाया, लिखाया वहाँ पर। हाँ। कोई भी मौजूदा डायरेक्टर, मौजूदा एम्प्लॉई, मौजूदा ऑफिसर अपनी मौजूदा कंपनी का ऑडिट परफॉर्म नहीं कर सकता। पॉइंट 2 इसी को बता रहा है। पर्सन हु इज़ अ डायरेक्टर, ऑफिसर और एम्प्लॉय अपनी ही कंपनी में वो ऑडिट परफॉर्म नहीं करेगा। कैन यू टेल मी वाई? इंडिपेंडेंस, अदरवाइज वो इंडिपेंडेंट पार्टी काउंट नहीं होगी। तो क्या मैं कह दूं पॉइंट 2 क्लियर है? पक्का? श्योर? चले, पॉइंट 2 ने शर्त लगाई मौजूदा के ऊपर, तो पॉइंट 2 को अगर मैं एक्सेप्शन में काउंट करूं तो रूल क्या आएगा कि अगर वो मौजूदा नहीं है तो वो कर सकता है। यही बात है ना। इसको काउंटर किया पॉइंट 1 ने। पॉइंट 1 ने कहा कि भाई रुक जाओ, अगर वो मौजूदा नहीं है तो ये देख लो क्या नौकरी छोड़े उसको 3 साल से कम वक्फा हुआ है या 3 साल से ज़्यादा वक्फा हुआ है। नौकरी छोड़े उसको 3 साल से कम वक्फा हुआ है या 3 साल से ज़्यादा वक्फा हुआ है। अगर तो वो वक्फा 3 साल से कम है तो भी वो ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता, और अगर वक्फा 3 साल से ऊपर हो गया है तो तब कोई मसला नहीं है, हम उसको इंडिपेंडेंट काउंट करके उसको अपॉइंट कर सकते हैं। 3 साल, 3 years। पर्सन हु ड्यूरिंग प्रीसीडिंग 3 years वॉज अ डायरेक्टर, ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ कंपनी। जी, पार्टनर की बात हो रही है। ये तो हो गया ना कि अगर कम अर्सा हो या ज़्यादा हो, अगर टोटल 3 साल बन रहे हैं, अगर टोटल 3 साल हो रहे हैं फिर नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। तो मौजूदा भी फारिग, और जिसने नौकरी छोड़ी 3 साल से कम वक्फा हुआ है वो भी साइडलाइन हो गया। तो इस केस में अपॉइंट कब हो सकता है बंदा? जब उसने नौकरी छोड़ी और नौकरी छोड़ने के 3 साल गुजर गए हैं। काउंट कब से करना है? जब से उसने नौकरी छोड़ी है। एक एग्जांपल कर लेते हैं। ये कंपनी है, अगर आपको नज़र आ रही हो, मिस्टर ए यहाँ पे CFO हैं, मिस्टर बी यहाँ पे CEO हैं, मिस्टर C यहाँ पे HOD हैं, मिस्टर डी एक्स एम्प्लॉय हैं, नौकरी छोड़े 2 साल हो गए हैं, मिस्टर ई एक्स एम्प्लॉय हैं, नौकरी छोड़े इनको 4 साल हो गए हैं। कंपनी का नाम है XYZ। मुझे बताइए इस XYZ का ऑडिट कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता? क्या ए कर सकता है? क्यों? मौजूदा ऑफिसर है। क्या बी कर सकता है? मौजूदा CEO है। क्या C कर सकता है? नहीं, मौजूदा HOD है, एम्प्लॉई है। मिस्टर डी कर सकते हैं? नहीं, नौकरी छोड़े 3 साल से ज़्यादा वक्फा नहीं हुआ। क्या E कर सकता है? यस, नौकरी छोड़े 4 साल हो गए हैं। याद है? कॉल क्लियर? अगला रूल, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर के लिए, डायरेक्टर की स्पाउस या डायरेक्टर का स्पाउस ऑडिट परफॉर्म नहीं कर सकते उसी कंपनी में जहां पे वो बंदा खुद काम कर रहा है या वो बंदी खुद काम कर रही है। ये मैंने 2 दफ़ा क्यों यूज़ किया? मैंने पहले बंदा बोला, मैंने फिर बंदी बोला। स्पाउस कैन बी अ मेल और इट कैन बी अ फीमेल। तो इसको हम कहते हैं शरीके हयात। क्या कहते हैं? शरीके हयात। डायरेक्टर की या डायरेक्टर का स्पाउस उसी कंपनी में ऑडिट परफॉर्म नहीं कर सकता। तीनों बातें क्लियर है? फिर मैं इस 3rd पॉइंट पे आऊँ। अच्छा, इसी एग्जाम्पल में मैं कहता हूँ एक मिस जी है। मिस जी इस मिस्टर बी की वाइफ है
तो क्या मिस जी इस कंपनी का ऑडिट कर सकती हैं? हाँ या ना? नहीं कर सकते, सीईओ पार्ट होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का CEO इज़ अ डीम्ड डायरेक्टर। तो उस केस में अगर उसकी स्पाउस है तो उसका ऑडिट परफॉर्म, और अगर स्पाउस हो CFO की तो कर सकती है, अभी तक तो कर सकती है, क्योंकि CFO इज़ नॉट अ डीम्ड डायरेक्टर। अगर स्पाउस हो HOD की फिर कर सकता है या कर सकती है, क्योंकि वो क्या है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, वो एक एम्प्लॉय काउंट होगा। अच्छा, मिस्टर D की अगर स्पाउस हो तो ये तो कर सकते और मिस्टर D को नौकरी छोड़े 2 साल से ऊपर का वक्फा नहीं हुआ, क्या मिस्टर D वहाँ पे मौजूदा डायरेक्टर है? नहीं। तो मिस्टर D खुद नहीं कर सकता मगर उसकी स्पाउस कर सकती है। क्या मिस्टर E की स्पाउस कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। तो एक रूल और लिख लें, मौजूदा स्पाउस मौजूदा डायरेक्टर की मौजूदा कंपनी में मौजूदा ऑडिट परफॉर्म नहीं कर सकते। लिख लें मौजूदा स्पाउस मौजूदा डायरेक्टर की मौजूदा कंपनी में मौजूदा ऑडिट परफॉर्म नहीं कर सकते, ये भी ज़रूरी है। अगर वो आपसे कहे उसकी फियांसे है तो क्या वो स्पाउस में काउंट करेंगे? अगर उसकी एक्स हो फिर भी नहीं करेंगे। तो मौजूदा स्पाउस, तभी मैंने वर्ड मौजूदा बोला है, मौजूदा स्पाउस मौजूदा डायरेक्टर की मौजूदा कंपनी में मौजूदा ऑडिट परफॉर्म नहीं कर सकते। थोड़ा सा मौजूदा स्पाउस, चले मौजूदा स्पाउस मौजूदा डायरेक्टर की मौजूदा कंपनी में मौजूदा ऑडिट परफॉर्म नहीं कर सकते। मुझे बताइए पॉइंट 1, 2 और 4 में कोई सवाल? पॉइंट 1 में, पॉइंट 2 में, पॉइंट 4 में, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ लेट मी नो। तसल्ली से एक दफ़ा देख लें, दिमाग में बिठा लें, डाइजेस्ट कर लें। यहाँ पे मौजूदा है, यहाँ पे मौजूदा है और ऊपर भी मौजूदा वाली बात होती है। क्यों? अगर नौकरी छोड़े 3 साल से कम वक्फा है तो वो डिस्क्वालीफाइड है, नौकरी छोड़े 3 साल से ऊपर का टाइम हो गया तो वो क्वालिफाइड है। आपका सवाल होना चाहिए था कि यहाँ पे डायरेक्टर क्यों मेंशन है, क्योंकि किसी और के स्पाउस पे तो लिमिटेशन नहीं डाली। ये सवाल था किसका वैसे? अच्छा, सवाल क्या था? क्योंकि लॉ ने किसी एक जेंडर को बाउंड नहीं किया। अब पाकिस्तान है तो मेल की फीमेल ही होगी और फीमेल का मेल होगा। हाँ जी, बच्चे कर सकते हैं। अंडर एज 18 साल से कम को आप चाहती हैं ऑडिट कर लें आगे? हाँ, वो कर सकते हैं। बच्चों पे फ़िलहाल कोई रिस्ट्रिक्शन अभी तक हमने नहीं देखी। तो अगर ये सवाल आ जाए कि डायरेक्टर की स्पाउस तो नहीं कर सकती है मगर क्या उसका एक मेजर चाइल्ड कर सकता है, तो यस वो कर सकता है, मगर एक शर्त है, he should be a person having a valid certificate of practice from ICAP। कोई भी रिलेटिव पर वो शर्त उस पर फिर लगेगी। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? इसको हम आखिरी पॉइंट के तौर पे अभी लेकर आते हैं। पर्सन हु इज़ अ पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ अ डायरेक्टर, ऑफिसर, और लिखें उर्दू में। हाँ लिखें। मौजूदा डायरेक्टर कॉमा मौजूदा ऑफिसर कॉमा मौजूदा एम्प्लॉय।
का अगर कोई मौजूदा बिजनेस है, मौजूदा डायरेक्टर, मौजूदा ऑफिसर, मौजूदा एम्प्लॉय का अगर कोई मौजूदा बिजनेस है, उस बिजनेस में मौजूदा पार्टनर यानी कि उस बिजनेस का पार्टनर या मौजूदा एम्प्लॉय उस बिजनेस का मौजूदा कंपनी का मौजूदा ऑडिट परफॉर्म नहीं कर सकता। तो मैंने हाउ मेनी टाइम्स वर्ड मौजूदा बोला? इतना बता दें बस, 7 दफ़ा बोला होगा। मौजूदा डायरेक्टर, मौजूदा ऑफिसर, मौजूदा एम्प्लॉय का अगर कोई मौजूदा बिजनेस है तो उस बिजनेस में मौजूदा पार्टनर या मौजूदा एम्प्लॉय, 5 दफ़ा हो गया, मौजूदा कंपनी का मौजूदा ऑडिट परफॉर्म नहीं कर सकता। 7 दफ़ा हो गया। अगर इस तरह हो सर, मौजूदा वाली गेम निकल जाए पार्टनर एम्प्लॉय में से, क्या ये मौजूदा वाली गेम निकल जाए? अभी निकालता हूँ, अभी निकालता हूँ। ये 7 दफ़ा पूरा हो गया पक्का? एम्प्लॉय के अंदर ही ऑफिसर भी काउंट हो जाता है। क्या? एम्प्लॉय के अंदर ही ऑफिसर भी काउंट हो जाता है? नहीं, ऑफिसर्स का रैंक ऊपर होता है, एम्प्लॉय किसी भी तरह का एम्प्लॉय है। तो इसके अंदर मतलब ऑफिसर का नाम नहीं है। हाँ, अच्छा जी, एक काम करते हैं, एक ब्लैंक स्लाइड हमारे पास है, होनी तो चाहिए। यस, वी हैव अ ब्लैंक स्लाइड। अच्छा जी, मैं आपसे कहता हूँ कि ये एक कंपनी है, कंपनी का नाम रख लेते हैं, क्या रखें? नहीं, कंपनी का नाम रखते हैं ऑडिट लिमिटेड। इस कंपनी में एक मिस्टर ए हैं जो कि यहाँ के सीईओ हैं, एक मिस्टर बी हैं जो कि यहाँ के सीएफओ हैं, एक मिस्टर सी हैं जो कि एचओडी हैं एचआर में, एक मिस्टर डी हुआ करते थे, नौकरी छोड़े 5 साल हो गए हैं, मिस्टर ई भी हुआ करते थे, नौकरी छोड़े 2 साल हो गए हैं, मिस्टर एफ नजर आ रहा है ना, मिस्टर एफ मौजूदा यहाँ पे डायरेक्टर हैं, मिस्टर जी भी यहाँ पे डायरेक्टर हैं, मिस्टर एच पुराने ऑफिसर थे, आज से 4 साल पहले, और अब ये एक बिज़नेस चलाते हैं फर्नीचर का, और उस फर्नीचर के अंदर मिस्टर बी इनके बिज़नेस पार्टनर हैं। मिस्टर जे 2 साल पहले यहाँ पे काम करते थे, यानी 1 सेकंड, मिस्टर जे मौजूदा यहाँ पे काम कर रहे हैं, यहाँ के मौजूदा एम्प्लॉय हैं, और मिस्टर जे का भी एक और सेटअप है, ये चिप्स बनाते हैं, और मिस्टर जे के पास मिस्टर के उनके एम्प्लॉय हैं। मुझे बताइए कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता?
हाँ सर ये दोबारा बताएं, मैं खुद भूल गया मैंने क्या लिखा है। चलिए बारी बारी चलते हैं। मिस्टर ए CEO है, कर सकता है, रूल कौन सा है? BOD वाला ने मुझे एग्जैक्ट रूल बताएं। पर्सन हु इज अ मिस्टर बी कर सकता है, रूल मिस्टर बी हु इज अ प्रेजेंट ऑफिसर। सी कौन है, कर सकता है, मौजूदा एम्प्लॉय। 3 फारिग हो गए। अच्छा जी, डी को नौकरी छोड़े हो गए हैं, कर सकता है, सिर्फ यहाँ तक डी कर सकता है, कर सकता है, क्यों 5 साल। ई को नौकरी छोड़े 2 साल हुए, कर सकता है, नहीं। ई के बाद आता है एफ है मौजूदा, कर सकता है, नहीं। उसके बाद है मिस्टर जी पे। मिस्टर जी क्या लिखा है, मैं खुद पढ़ता हूँ क्या लिखा है मैंने। मिस्टर जी डायरेक्टर हैं और मिस्टर जी एक डायरेक्टर हैं कंपनी के अंदर, और ये कुछ और भी कर रहे थे, नहीं, बस एक सिर्फ एक डायरेक्टर ही है, कर सकता है, नहीं। मिस्टर एच ये ऑफिसर थे और नौकरी छोड़ने के बाद इन्होंने फर्नीचर की शॉप खोल ली है जहां पे मिस्टर बी इनके बिजनेस पार्टनर है। फिलहाल ज़रा इसको माइनस करें बिजनेस पार्टनर वाली केम को। ये नौकरी छोड़ चुका है, क्या इसने बताया कि कितने साल पहले नौकरी छोड़ी है? 4 साल पहले बताया, तो कर सकता है। मगर उसका एक और बिजनेस भी चल रहा है और इस बिजनेस के अंदर एक मिस्टर बी है। अब रूल बताएं। मौजूदा डायरेक्टर, क्या ये बंदा मौजूदा डायरेक्टर है या नहीं है? हमने क्या कहा था, मौजूदा डायरेक्टर का मौजूदा बिजनेस हो, उस मौजूदा बिजनेस में कोई मौजूदा बिजनेस पार्टनर हो तो वो नहीं कर सकता। मगर क्या ये मौजूदा बंदा है तो ये कर सकता है, मगर वो नहीं कर सकता। इसी तरह मिस्टर जे एक्स एम्प्लॉई है और मिस्टर जे को भी छोड़े 4 साल हो गए हैं और इसका एक और सेटअप भी चल रहा है चिप्स का, जहाँ पे मिस्टर के कौन है, एम्प्लॉई है, तो अब कर सकता है, दोनों कर सकते हैं। मिस्टर बी क्यों नहीं कर सकता? खुद कौन है, CFO। तो अगर एक बंदा एक जगह से क्वालिफाई हो रहा है और एक जगह से डिसक्वालीफाई हो रहा है तो हम मानेंगे क्या, डिसक्वालिफिकेशन मानेंगे। ये गेम समझ आई? मिस्टर जे कर सकता है, एक्स है, वो एक्स है और वो एक और सेटअप चला रहा है जिसमें मिस्टर के काम कर रहा है, तो वहाँ से के भी कर सकता है और जे भी कर सकता है। मिस्टर एच नहीं कर सकता, नहीं मिस्टर एच कर सकता है, मिस्टर एच कर सकता है मगर मिस्टर बी नहीं कर सकता, मौजूदा नहीं है। वो नहीं है, ये है। सेटअप किसका है? इसका है, मगर सेटअप किसका है? इसका है, तो ये कर सकता है मगर वो नहीं कर सकता। फिर हाँ, फिर ये नहीं कर सकता। बेशक हो, बनाया किसने? पर्सन हु इज अ, तो ये पहले यहाँ पे मौजूद है नहीं, इसका एक और सेटअप चल रहा है, वहाँ पे इस कंपनी का CFO भी इन्वॉल्व है, तो ये क्या मौजूदा है? नहीं, ये अलाउ हो गया, मगर क्या वो मौजूदा है? वो मौजूदा है, तो वो नहीं कर सकता मगर ये कर सकता। 2 लगेंगी। हाँ, कंपनीज एक्ट के अंदर आपने कोड ऑफ एथिक्स को नहीं सोचना कि इंटरेस्ट है या इंटरेस्ट नहीं है, एक ये भी रूल है, नहीं सोचना। अगर सोचोगे तो हमेशा परेशान रहोगे। ये सब आप कह रहे हैं कि इस पॉइंट में जब हमने देखना तो हमने ये देखना है कि बिजनेस कौन लेकर आ रहा है। एग्जैक्टली। अगर ये 2 साल के अंदर होता है, इसका 3 साल से नीचे होता, हाँ, तो वो दोनों रीजन वो दोनों हो जाता। एग्जैक्टली।
क्लियर है या मज़ीद परेशान हो गए? हो गए हैं, कोई बात नहीं। एक काम करेंगे, कल आपको ना क्लास शुरू होने से पहले कुछ इस तरह के सवाल देंगे प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है? तो मेरे आने तक जो आपको असाइनमेंट आएगी ना वो अब कल चेंज आएगी, ठीक है? तो ये 4 पॉइंट्स और हाँ मैं बताता हूँ, मैं एक सेकंड बस को मैं वाइंड अप कर लूँ। ये 4 पॉइंट्स, ये सारी बातें, ये तो ये नहीं, ये वाली बातें और ये वाली बातें, डन है? चले जी, अल्लाह दे वाले।